टॉपिक को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कल मतलब लास्ट टाइम जो पढ़ा था हमने शियर स्ट्रेस, ठीक है, सिंपल सा। शियर स्ट्रेस किसके बराबर है? वी ए आई बार अपॉन आई बी। आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी शेप दे रखा हो, एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज को इनपुट करो, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज को इसके अंदर इनपुट करो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ए क्वेश्चन, find the shear stress acting at section X6 of the beam. Hi, good morning. Find the shear stress acting at section X6 of the beam. जैसे हम ले लेते हैं कोई सा भी फिगर, अभी रेक्टेंगल ही ले लो, this is 200 mm, this is 400 mm, this is section X6 और टॉप से इसका डिस्टेंस दे रखा है 50 mm। इस सेक्शन X6 पर निकालना है। shear force is 100 किलो न्यूटन। आपको फिगर किसी भी तरीके का दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ये रेक्टेंगल देगा, हो सकता है ट्रायंगल आ जाए। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सीधा वो एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूले वगैरह ध्यान नहीं रखना है, सीधा बेसिक ही एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। तो टाउ होता है वी ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। शेयर फोर्स में पता है दैट इज गिवन एज 100 किलो न्यूटन, उस सेक्शन पर दे रखा होगा, ठीक। अब ए की बात करते हैं, एरिया कितना आएगा, x6 पे निकालना है तो इसके ऊपर वाला शेडेड एरिया, तो एरिया विल बी इक्वल टू 200 into 50, है ना। y बार कितना है ना, न्यूट्रल एक्सिस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारे लिए क्या है, y बार। y बार तो y बार कितना दिखाई देता है, अगर ये 400 है तो न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक कितना आएगा 200 mm। 200 mm में से 50 mm यहाँ पे उसका CG 25 पे आएगा, तो y बार डिस्टेंस कितना आएगा, ये 25 mm आएगा, y बार विल बी 175। I तो सिंपल सा BD क्यूब बाय 12, 200 400 क्यूब बाय 12 अपॉन B। विड्थ कितना है सेक्शन का 400, सारी चीजें उठा के रख दो, 100 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू एरिया हो जाएगा 200 इंटू 50, y बार इज 175 अपॉन I 200 इंटू 400 के क्यूब बाय 12 इंटू विड्थ 400। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी, हाँ ओ सॉरी विड्थ 200 है, तो ये आ रहा है 0.823 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल सा, आपको किसी भी तरीके का शेप दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कहीं पर भी शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए हम इसे को यूज करेंगे, वी ए वाई बार अपॉन आई बी, हर बार इसको चेंज नहीं करना, हर बार ये। जैसे अगला क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर ट्राइंगल बना होगा, ट्राइंगुलर सेक्शन दे रखा होगा,
और कोई सा भी सेक्शन बोलता है वहां पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। हाँ सर, कुछ डाउट है इसमें? ऑलराइट, ये समझ में आया सबके? आसान सा पार्ट है, वी ए वाई बार अपॉन आई बी। अब समझ लो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, फिर बाद में आपको कुछ रिलेशंस और बताऊंगा। सेम है, ट्राइंगुलर सेक्शन दे रखा है, ये न्यूट्रल एक्सेस है, बेस विड्थ मान लो 600, ये हाइट मान लो 300, हाइट इज 300। कैलकुलेट, यहाँ पे ले लेते हैं सेक्शन x6, तो यहाँ से हाइट है कुछ 50 है, ठीक है, इसको ट्राई करो। और हमें शेयर फोर्स दे रखा है, सेम ले लो 100 किलोमीटर। इक्वेशन लगाना सीख रहे हैं बस, आपको कोई सा भी फिगर रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन का ध्यान रखो, वी ए वाई बार अपॉन आई बी। आप लोग भी करते जाना, मैं भी करता जाऊंगा। यहाँ पे बस ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, विड्थ उस सेक्शन का लेना है जहाँ पे हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, विड्थ उस सेक्शन का जहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है, आई कंप्लीट सेक्शन का आएगा, आई विल बी फॉर कंप्लीट सेक्शन एट द गिवन सेक्शन, जिस सेक्शन पर हमें शियर स्ट्रेस निकालना है। इस वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन कर दो, 100 इंटू 10⁻³ एरिया 2500, वाई बार हो गया 166.67 अपॉन आई हो गया 450 इंटू 10⁻6, पी हो गया 100। तो यहाँ से क्या आएगा,
0.259 न्यूटन पर एम। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारा आरसीसी में भी रहेगा, थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, बट हमारा कैलकुलेशन मोर और लेस इसी तरीके का रहेगा। ये समझ में आया? कैसा भी शेप दे रखा हो, आपको चैनल सेक्शन दे रखा हो, आपको आई सेक्शन दे दे, एंगल सेक्शन दे दे, कुछ भी दे दे, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, गेट में ऐसा शियर स्ट्रेस से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जिससे आता है वो बताता हूँ। उसके पहले कुछ पार्ट और कर लें। ये पार्ट सबके समझ में आया कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल? चलो अब देखता हूँ। आगे का पार्ट देखना, हमें इसमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, फर्स्ट जब हमारा रेक्टेंगुलर बीम था, रेक्टेंगुलर बीम था, तो इसमें शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा आया था? पैराबोलिक का वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, पैराबोलिक, और यहाँ पे इट वाज टाउ मैक्स, और ये इट वाज एट अ हाइट ऑफ d/2। ठीक है, d/2। टाउ मैक्स किसके बराबर था? 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज निकाल। ये स्टेटमेंट याद रखना। अब मैं आपको इसको अप्लाई करना बताऊंगा। इसे गेट में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, वो वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। पर जैसे ये हमने डिराइव किया था इसके लिए कि टाउ मैक्स कहाँ पे आ रहा है, वैसे ही हम लोग ट्राइंगुलर के लिए डिराइव करते हैं, वैसे ही सर्कुलर के लिए, और वैसे ही रोम्बस के लिए। ठीक है, देखो फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसके लिए डायरेक्टली ये डेटा ध्यान रख लेना। जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सभी के लिए शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज पैराबोलिक। ओके, सभी के लिए जो हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम है वो हमेशा कैसा रहेगा? पैराबोलिक ही रहेगा। इसका डेप्थ हो जाएगा स्मॉल डी। ओके, डेप्थ, इसका डेप्थ मतलब डायमीटर डी है। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? d/2 पे। दिस इज टाउ मैक्स। टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। इसको ध्यान रखना, दिस इज 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। 4/3 यहाँ पे 1.5, मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है? सेंटर पर आ रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर के बाद सर्कुलर, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगुलर। फॉर ट्रायंगुलर बीम और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, मान लो ऐसा कुछ ट्रायंगल है, बीम, दिस इज एच, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस और सेंटर है। इसके अंदर सबसे खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसका मैक्सिमम है, टाउ मैक्स, वो न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं आता है। दिस हाइट इज h/2, सेंटर हो गया, और ये इसके लिए h/3। तब टाउ मैक्स हमारा आता है h/2 पे। टाउ मैक्स कहाँ पे आता है? h/2 डिस्टेंस, बिल्कुल सेंटर पे। इस ट्राइंगल के सेंटर पे हमारा h/2 आता है, और न्यूट्रल एक्सिस पे, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, इसको कहाँ पे लिखे? इस जगह लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस लाइन। यहाँ पे हमारा आता है टाउ एवरेज, न्यूट्रल एक्सिस पे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे टाउ मैक्स किसके बराबर होता है? 1.5 टाइम्स ऑफ
टाउ एवरेज। टाउ एवरेज सभी समझ रहे हैं ना, टाउ एवरेज क्या है यहाँ पे, व्हाट इज टाउ एवरेज, दिस इज शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे टाउ एवरेज शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। एवरेज की बात कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज कितना रहा होगा, यहाँ पे बात करते हैं तो टाउ एवरेज कितना होगा, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये हमारा टाउ एवरेज है, और मैक्सिमम कितना है उसका 1.5 टाइम्स। और लास्ट फिगर हमारा आता है फॉर रोम्बस। रोम्बस क्या है, दो ट्रायंगल रखे हुए हैं उल्टे, एक ऊपर ऐसे और एक यहाँ पे नीचे, इस तरीके से ट्रायंगल रखे हुए हैं। इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम देखना है, सारे के सारे पैराबोलिक ही है, ध्यान रखना, सारे के सारे फिगर्स, शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज पैराबोलिक। जैसा यहाँ पे फिगर बन रहा है ना, वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है। बस ये मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, अगर जैसे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, यहाँ पर अगर ये हाइट h/2 है और यहाँ पर ये हाइट h/2, आधा आधा नीचे आ रहा है, टोटल हाइट h है इसका, ठीक है, h/2 है, तो इसका मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ, तो फिर इस तरीके से कुछ समथिंग वी शेप बनता है। ये हमारा टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स इट विल बी एट अ हाइट ऑफ h/4, पर उसके हाफ पे आएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं आएगा, उसके हाफ पे आएगा। टाउ मैक्स यहाँ पर भी सेम, टाउ मैक्स कितनी हाइट पे, h/4। इसके लिए एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, tau max equal to 9/8 times of tau average. Tau max is 9/8 times of tau average. ये हमारा ऐसा आया हुआ है, इसको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से गेट में भी पूछ लेते हैं। ध्यान, हमेशा ध्यान रखना आपको क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोल रहा है या सिर्फ शियर स्ट्रेस बोल रहा है। अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोल रहा है तो 1.5 टाइम्स वगैरह जो जो भी है, 4/3 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 9/8। डिराइव कैसे हो रहा है आपको कुछ पता है, सब में डेरिवेशन वैसे ही होता है, बस प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए थोड़ा इजी रहे, काम की चीजें पढ़ें, ये डायरेक्टली याद रखना है, ये वाली चीज है डायरेक्टली। अब मैं आपको पैराबोला के अंदर जो हमारा गेट में क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि टॉप से, मतलब इतना टॉप 1/3 पोर्शन का शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस कितना कैरी करेगा, हमें वो बताना। तो अभी वो वाला क्वेश्चन करेंगे। एक ये इक्वेशन है और दूसरा एक पैराबोला का इक्वेशन है जो आपको यूज करना। ये लिख लिया सारे 1 2 3 4। ओके देखो, और बाकी ना, ठीक, मैं यहाँ पे सेकंड नंबर टाउ मैक्स ध्यान रखना, इसका वैल्यू किसके बराबर है, ज्यादा वो ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस तरीके का कुछ पैराबोला है, दिस लेंथ इज L, मैक्सिमम हाइट इज h, ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज h, लेंथ इसका L है, यहां से किसी भी डिस्टेंस y पर y हमें निकालना है, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस x पर मुझे y का वैल्यू निकालना है।
तो एक्सप्रेशन क्या होता है 4hx अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स। कॉमन सेंस चलाना, इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करना है। आपको बार बार सबके लिए इक्वेशन रखनी नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना है y इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स। किसी भी शेप के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके देखो, अब इसको और इसको कंपेयर करना, इसको और इसको, इन दोनों में L किसके बराबर है? डेप्थ के बराबर है। एक इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को, लेंथ किसके बराबर है? L ये वाला D के बराबर है। H किसके बराबर है? टॉम एक्स के बराबर है। उसको उसको बता रहा है, बराबर नहीं सॉरी, ये उसको बता रहा है। अब जैसे यहां से मुझे किसी भी डिस्टेंस पे टाउ निकालना है, किसी भी कैपिटल डी डिस्टेंस पे मुझे टाउ निकालना है, तो ये टाउ मुझे एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y, और x मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल डी। तो ऐसे करके आप लोग किसी भी डिस्टेंस पे टाउ वगैरह कुछ भी निकालना है, वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। आया समझ में? इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला को यूज करना है, ये वाला इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और आपको ये रटा हुआ होना चाहिए ये चीज कि टाउ मैक्स का एवरेज के साथ क्या रिलेशन है, किस शेप के लिए। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, find the shear force carried by upper 1/4 portion for a rectangular beam carrying a shear force capital V। ऐसा हमें कुछ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये B, टोटल डेप्थ B, इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस हो गया। मुझे क्या बताना है? व्हाट इज द शियर फोर्स कैरिड बाय अपर 1/4 पोर्शन। मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया। गेम में जो पूछा था अपर 1/3 पोर्शन पूछा था, सेम क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बीम है, अपर 1/3 की जगह मैंने बोला अपर 1/4 पोर्शन, मतलब टॉप से दिस इज d/4। ये कितना शियर फोर्स कैरी करेगा? अगर जो टोटल शियर फोर्स है वो किसके बराबर है? V के बराबर। ओके, जिन्होंने गेट दिया है उनको पता होगा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। ऐसा वाला बहुत इजी तरीका बताऊंगा। टाउ मैक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग टाउ निकालो। अब देखना है यहाँ पे हम लोग शियर फोर्स कैरिड बाय अपर 1/4 पोर्शन। शियर फोर्स सिंपली फोर्स है, फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू
कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया हमेशा किसके बराबर है, एवरेज स्ट्रेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, है ना। अच्छा चलो देखो ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे टाउ है यहाँ पे जीरो है, व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेस, कितना होगा एवरेज स्ट्रेस, टाउ बाई टू नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, टाउ बाई टू हम लोग तब लिखते थे जब ये हमारा एक्चुअली स्ट्रेट होता, अभी स्ट्रेट नहीं है, एक ऐसा पैराबोलिक है, यहाँ पे मुझे एवरेज लिखना होता था तो मैं ये करता था टाउ बाय टू, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ, है ना, ये करते थे। बट जब पैराबोलिक हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 2/3 इंटू टाउ प्लस यू, 2/3 होता है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। पैराबोलिक होता है, पैराबोला में एवरेज स्ट्रेस 2/3 ऑफ टाउ होता है, 2/3 टाउ प्लस यू। अब व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, b इंटू डी बाय 4, तो ये आ जाएगा बी डी इंटू टाउ डिवाइडेड बाय 6, 4। अब बस आपको क्या करना है, आपको टाउ निकालना है इन टर्म्स ऑफ v एंड b और d, इन सबके टर्म्स में, तो हमारा शेयर फोर्स निकल आएगा। ओके देखो, निकालते हैं वैल्यू ऑफ टाउ, मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उससे भी कर सकते हैं और आप लोग इससे भी निकाल सकते हो। टाउ का वैल्यू किसके बराबर आएगा, वी ए बाय बार अपॉन आई बी, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम चीज ही आएगी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का यूज करो, y इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स, या तो ये वाला यूज करो या ये यूज करो, दोनों से सेम ही आएगा, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। एरिया हमें कितना हो जाएगा, b इंटू डी बाय 4, व्हाट इज y बार, ये टोटल कितना हो जाएगा, d बाय 2, यहां से लेके इसके सीजी तक का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, d बाय 2 माइनस d बाय 8 अपॉन आई आ जाएगा बी डी क्यूब बाय 12 इंटू विड्थ b, b से b कैंसिल हो जाएगा, टाउ आएगा v इंटू डी बाय 4 इंटू 8 4 माइनस 1 3d अपॉन बी डी क्यूब बाय 12। इसको सॉल्व करते हैं, टाउ मेरे पास में कुछ आएगा, d से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12v अपॉन 32bd, ये सॉल्व करने पे आएगा 3v अपॉन 8bd। ओके, इसको उठा के वहां पे रख दो, तो शेयर फोर्स हमारे पास में आ जाएगा bd अपॉन 6, टाउ का वैल्यू कितना है 3v अपॉन 8bd, तो bd से bd कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना बचेगा v बाय 16, शेयर फोर्स इज इक्वल टू v बाय 16। अगर शेयर फोर्स v है तो अपर 1/4 कितना कैरी करेगा, v बाय 16। ये पार्ट समझ में आया सबके, ये जो पूछा था अपर 1/3 के लिए पूछा था, तो ऐसे ही अपर 1/3 वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। पूरे के पूरे पार्ट में ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर पैराबोलिक है यहाँ पे, तो पैराबोलिक के लिए व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेस, 2/3 इंटू दोनों लिमिट्स टॉप और बॉटम वन। ट्राइंगुलर होता है तो हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं, एवरेज वैसे लेते हैं। समझ में आया सबके, ओके। अब देखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं एक वेरिएशन और कर रहा हूँ,
वेरिएशन से पहले जस्ट देखो, ड्रॉ स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर एलिमेंट शो। देखना है जैसे कि यहाँ पे समझ लो, जस्ट ये हमारा कोई बीम है, समथिंग कोई बीम है। मैं आपको एक बना के बताऊंगा, बाकी सारे खुद को बनाने। ओके देखो, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लो कुछ यूडीएल है, यूडीएल डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर। हमें यहाँ पे एसएफटी बनाना है। एसएफटी कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये बीएमडी, ठीक है। वैल्यू से मतलब नहीं, प्लस माइनस, और ये टोटली प्लस। ओके, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर मुझे ये भी पता है कि इसके लिए व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम और व्हाट इज शियर स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे हटाते हैं इसको। इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम क्या है, शियर स्ट्रेस डायग्राम क्या है। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा आएगा, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, एंड यहाँ पे दिस इज शियर स्ट्रेस डायग्राम। मान लो रेक्टेंगुलर बीम है कुछ, दिस इज एसएफडी, ये बीएमडी। ओके, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम और ये शियर स्ट्रेस डायग्राम। अब ध्यान से देखना, अभी हम वापस से मूल सर्कल वाले पार्ट पे आ जाएंगे। देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से दिस इज पॉइंट 1। ओके, पॉइंट 1 मैंने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कुछ सेलेक्ट किया है, दोनों तरफ मार्क कर लो। मतलब देखो, पॉइंट 1 पे अगर मैं 1 का स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करना चाहता हूँ, 1 एलिमेंट मैंने बताया बनाया। अब इसमें बताओ बेंडिंग स्ट्रेस मेरा कंप्रेसिव रहेगा या टेंसाइल रहेगा। कंप्रेसिव रहेगा। इसका क्रॉस सेक्शन बना देते हैं पहले। ये क्रॉस सेक्शन हो गया, दिस इज बी, दिस इज डी, ये एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस हो गई, एंड दिस इज वाई वाई एक्सिस। ठीक है, देखो कैसा रहेगा कंप्रेसिव, कौन सी एक्सिस के अबाउट, वन पे बेंडिंग स्ट्रेस हमारा कंप्रेसिव रहेगा, कौन सी एक्सिस के अबाउट आएगा, एक्स या वाई। वाई, फिर गड़बड़ नहीं, हाँ एक्स के अबाउट हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। फिगर याद नहीं आ रहा, रुक के, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा थंब का डायरेक्शन बताएगा। बीम को पकड़ो ऐसे, बीम पे यहाँ पे लोड लग रहा है, ऐसे कुछ ये बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमारा क्या बताएगा, एक्सिस ऑफ बेंडिंग। यहाँ पे एक्स एक्सिस इज माय एक्सिस ऑफ बेंडिंग, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कंप्रेसिव सिग्मा एक्स। ठीक है, अब सिग्मा एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन वाई। न्यूट्रल एक्सिस से अगर ये डिस्टेंस बता रखा है, ठीक है, ये डिस्टेंस बता रखा है, y पॉइंट पता है, तो y पता होगा, i पता है, और यहाँ पे इस सेक्शन के लिए आपको मोमेंट का वैल्यू पता होगा, तो यहाँ से सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स आके इधर रखेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस वन पॉइंट पे शियर फोर्स कैसा है मेरे लिए, पॉजिटिव है। ओके, शियर फोर्स कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। अगर शियर फोर्स पॉजिटिव है तो शियर स्ट्रेस भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिंपल सा, शियर फोर्स पॉजिटिव तो शियर स्ट्रेस भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कैसा बनेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइन कन्वेंशन, टाउ एक्स वाई, याद आ रहा होगा।
टाउ बाय एक्स, ऐसा। यह हमारा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है। आपको ये चीज पता है, आप मोर सर्कल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाउ किसके बराबर होगा? वी ए वाई बार अपॉन आई बी। वी कहां से आएगा? यहां से, इस जगह से कैपिटल वी आएगा। एरिया आपको पता ही होगा, ऊपर का टोटल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन ये वाला है। यहां से मतलब कि हमें इतने एरिया की ये बात कर रहा है जो अभी हमने पढ़ा है। ये डिस्टेंस वाई बोल रहा है। सारी चीजें पता होंगी। यहाँ से टाउ निकल के आएगा, टाउ को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो हमें सिर्फ माइक्स टाउ वगैरह सारी चीजें पता है। अब मोर सर्कल बना के क्वेश्चन पूछ लेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहां के लिए बनाना, ये पॉइंट, पॉइंट 2 के लिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताना, फिगर बनाओ पॉइंट 2 के लिए। टू पॉइंट जो है हमारा न्यूट्रल एक्सिस पर है। नहीं मनीष, आवाज नहीं आ रही है। देखो 2 पॉइंट के लिए बनाना है, तो 2 में हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पे कुछ शेयर फोर्स भी है, कुछ बेंडिंग मोमेंट भी है, बट इसके यहाँ पे आते हैं तो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस 0 है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस 0 है, तो नॉर्मल स्ट्रेस कुछ भी नहीं आएगा, ना कंप्रेसिव ना टेंसाइल, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा मेरे पास में, कुछ शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे टाउ ऐसा और यहाँ पे टाउ ऐसा। टाउ निकाल सकते हैं डायरेक्टली। टाउ किसके बराबर आएगा? वी ए वाई बार अपॉन आई बी, सिंपल सा ही है। यहाँ से आपको टाउ मिल जाएगा। फिर मोड सर्कल बनाने को बोलता है, इसका मोड सर्कल कैसा बनेगा? परफेक्ट सिमेट्रिकल सर्कल ओरिजिन पे। ठीक है, अब जैसे दूसरा एलिमेंट कंसीडर करो, एग्जांपल ये वाला ले लो, ये नहीं, इस जगह पे बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे सेंटर में थर्ड पॉइंट। आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? ऐसा तो नहीं है जैसे आवाज नहीं आ रही है। ओके, थर्ड पॉइंट के लिए ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाओ। ऐसा आपको किसी भी पॉइंट के लिए पूछ सकता है। थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट में क्या है? शेयर फोर्स 0 है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। अब इवन दो आपका शेयर फोर्स 0 है, शेयर फोर्स 0 है, तो हमारा शेयर स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस 0 हो गया, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है, और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कैसा है? मैक्सिमम, मतलब कुछ बेंडिंग मोमेंट एक्सर्ट है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा कैसा रहेगा? टेंसाइल रहेगा। मोमेंट हमेशा कैसा आएगा? अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये टेंसाइल सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, इस तरीके से निकालना है, और फिर मोड सर्कल बनाना है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं।
ये समझ में आ गया सबके? आपको किसी भी पॉइंट पे पूछता है अगर, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको किसी भी पॉइंट पे पूछ लेगा, आपको बस नॉर्मल शियर स्ट्रेस पता होना चाहिए और बेंडिंग स्ट्रेस पता होना चाहिए और फिगर्स कैसे जाने। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसके अंदर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा, शियर स्ट्रेस भी आएगा, मोड सर्कल भी आएगा। क्वेश्चन लिखना है, a simply supported beam of span 5 meter and cross section 200 by 600 mm is subjected to a uniformly distributed load of 30 kilonewton per meter including self-weight a plane inclined at 60 degree to the axis of the beam is passing through a point P located at 200 mm above the neutral axis. Find the normal stress and shear stress on point P. यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, UDL is given as 30 kilonewton per meter. Total span is 5 meter. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दे रखा है 200 by 600 mm, सारे डायमेंशंस mm में, और यहाँ पे सेंट्रल पे बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट P है, ठीक है। उस P से एक प्लेन पास कर रहा है समथिंग लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको इस P पॉइंट पे बताना है कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या रहेगा ऑन दिस inclined plane, इस inclined plane पर। ओके, चलो करो शुरू। देखें, करना कुछ नहीं है, एलिमेंट बनाओ, मोड सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करो। जो अभी मैंने आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस समझाया था उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है,
ट्राई करना ही होगा कुछ, देख लो टाइम 15 मिनट को। डीएमडी बनाओ, एसएफटी बनाओ, वैल्यूज वगैरह निकालो सारी। This distance is given as 200 mm. न्यूट्रल एक्सिस से 200 mm ऊपर है। सॉल्व हो रहा है। ऐसे आपको रेक्टेंगुलर की जगह आई सेक्शन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हाँ हाँ सुरभित, shear स्ट्रेस 2.6 नहीं यार, मतलब आसपास है, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस कितना? 3 पॉइंट, हाँ ठीक है ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस सही आ रहा है, shear स्ट्रेस थोड़ा सा
थोड़ा सा गलत आ रहा है, मतलब अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता तो शायद आंसर नहीं आता, वो रेंज में नहीं आता है, पास में ही। कैलकुलेशन देखना है वापस से। हाँ 2.25 अभी सही आ गया। कहाँ गड़बड़ करी? हाँ आई का वैल्यू हो जाएगा 5.208 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इसका मोर सर्कल बना दो, सिग्मा एक्स पता है, सारी चीजें पता है, शियर स्ट्रेस निकालना है और नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। हमारे यहाँ पे पी पॉइंट जो कि सेंटर पे आ रहा है, बिल्कुल सेंटर पे, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स जीरो रहेगा। यहाँ पर सिर्फ सिग्मा एक्स आएंगे। वो कैसे आएंगे? सॉरी, दिस विल बी टेंसाइल नहीं होगा, कंप्रेसिव होगा। सिग्मा एक्स कैसे रहेगा? कंप्रेसिव रहेगा। ठीक है, ओके। तो बाकी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, मतलब let this point is A, this point is B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस सिग्मा एक्स कॉमा जीरो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0। मोर सर्कल कैसे बनेगा? ए पॉइंट समवेयर यहाँ पे माइनस 5.208,0 और बी पॉइंट यहाँ पे। ए और बी को सेंटर रखते हुए एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, सी पॉइंट बीच में आ जाएगा विद बी सी एज रेडियस। सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब ए को कितना एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है? 30 डिग्री। 60 डिग्री एंगल दे, ध्यान रखना एंगल कौन सा बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा है। हम ए को कितना रोटेट कर रहे हैं, मतलब 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ए को कितना ले जाएंगे? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और इसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। बस इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हमें यहाँ से सारी वैल्यूज निकल आएंगे, सिग्मा कॉमा टाउ, बस यही है। सिंपल सा कर देते हैं इसको। सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मोर सर्कल से क्या है ना सुन, माइनस 2.604,0। ओके, तो यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ये हमारा सेंटर आ रहा है, हाँ ठीक है, रेडियस 2.604 यूनिट्स, ठीक है। रेडियस ये आ गई, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दिस इज एक्चुअली इक्वल टू रेडियस, और यही आर भी है। अगर मुझे इसका सिग्मा निकालना है या टाउ निकालना है तो टाउ किसके बराबर आएगा? टाउ विल बी इक्वल टू आर sin 60 2.604
साइन 60। मेरा कैलकुलेटर साइन 60 को -0.304 बता रहा है। तो टाउ हमारे पास में आ जाएगा 2.255 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, टाउ कितना आएगा 2.255 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब ये मुझे कैसा दिख रहा है, नीचे की तरफ है। नीचे हमेशा हमारा टाउ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने वहां पे कैसा बना रखा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैसा आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हो जाते हो। अब दूसरी चीज, अब मुझे सिग्मा निकालना है। तो वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस टोटल सिग्मा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, r प्लस r cos 60, r प्लस r cos 60। r आया मेरे पास 2.604 प्लस 2.604 cos 60। तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा 3.906 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में यानी सिग्मा मेरे लिए क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मींस कंप्रेसिव। कंप्रेसिव, तो मैंने जो ये टेंसाइल बनाया, टेंसाइल की जगह कैसा होना चाहिए, कंप्रेसिव होना चाहिए। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस आ रहा है और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आ रहा है। आया समझ में, बहुत आसान पार्ट है, पर टफ नहीं है। ये कंबाइंड स्ट्रेस का क्वेश्चन था, मैंने आपको अलग से हेडिंग लिखवाई थी। ये हम कंबाइंड स्ट्रेस भी पढ़ेंगे, वो यही है कंबाइंड स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हमारा आता है एक टर्म है शियर स्ट्रेस के बाद, नेक्स्ट आता है एक टर्म शियर सेंटर। कुछ छोटे छोटे से टर्म आएंगे। ये है shear center. So what is shear center? It is a point where bending occurs without twisting. ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे से बेंडिंग होती है बट ट्विस्टिंग नहीं होती। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में ऐसे पॉइंट्स होते हैं। शेयर सेंटर को डिनोट करते हैं एस से। अब मैं कुछ शेप्स बना रहा हूँ, कुछ स्ट्रक्चरल शेप बना रहा हूँ और उनके शेयर सेंटर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उनको एज इट इज ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे अगर हमारा कोई चैनल सेक्शन है, ये कोई चैनल सेक्शन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आएगा और शेयर सेंटर यहाँ पे आएगा एस। गेट में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। इस पॉइंट पे यहाँ पर शेयर सेंटर एस। थर्ड, ऐसा कुछ सेक्शन है, यहाँ पे एस। एस
शेयर सेंटर। 3-4 शेप और है। ये वाला पार्ट गेट में पूछा है, ये वाला। ऐसे और भी पूछ सकता है। ओके, फिफ्थ हमारे पास में आता है ये shear stress, shear center। ये shear center। तो इस पॉइंट ध्यान रखना है। shear center क्या होता है? ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा क्या होता है, सिर्फ बेंडिंग होती है बट ट्विस्टिंग नहीं होती। अभी लेटर ऑन समझ में आएगा, बेंडिंग होती है ट्विस्टिंग नहीं होती है, कैसे होता है ये चीज। अब shear center के लिए हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना है, नोट में लिखना है। shear center will occur on axis of symmetry। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कहाँ पे आएगा? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। जहां पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री है उसी लाइन पे आता है, और जहां पे हमें दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिलती है एक्स और वाई के अबाउट, तो शेयर सेंटर उनका इंटरसेक्शन होता है। जैसे सेकंड केस और फिफ्थ केस, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई के अबाउट हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमें शेयर सेंटर देता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा है, सभी फिगर में देखो, सभी में जहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री है उस पर ही हमारा शेयर सेंटर लाई करता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये सारे बना लो। देन वी हैव अप्रॉक्सीमेट शेयर स्ट्रेस डायग्राम्स फॉर एनी स्ट्रक्चर। किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाने होते हैं। पैराबोलिक होता है, सबको पता है, और मतलब रेक्टेंगुलर के लिए पैराबोलिक है, ट्रायंगुलर के लिए पैराबोलिक, सर्कुलर के लिए पैराबोलिक। बट अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे दे, फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया सर, थर्ड वाला, तो आपका शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, तो वो देखते हैं। हो गया ये सारा, लिख लिया? All right. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? क्योंकि कोई कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आई डोंट नो आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? चलो ठीक, ओके। देखो, approximate shear stress distribution, ठीक है। approximate shear stress distribution गेट में पूछता है, आपको फिगर दे देंगे और बोलेंगे ड्रॉ, मतलब इसका shear stress distribution कैसा होगा, ठीक है। हमेशा इसको ध्यान रखना, टाउ किसके बराबर होता है? वी आई बार अपॉन आई बी, यानी टाउ जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी। हम इसको ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे विड्थ बढ़ता जाएगा शेयर स्ट्रेस कम होगा, जैसे जैसे विड्थ कम होगा शेयर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी। अब जैसे यहाँ पे, और हाँ, हमेशा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? पैराबोलिक। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी पैराबोलिक। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई टी सेक्शन दे रखा है, कैसा भी ले सकते हैं, मैं टी सेक्शन लिया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों को शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना रहेगा कैसा? हमेशा पैराबोलिक, ठीक है। अब देखो, एक चीज समझ लो, एक एग्जांपल समझ लो, बाकी आप फिर खुद से करते रह जाओ एग्जांपल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 से 2 तक आने में ये एक रेक्टेंगुलर की तरह के, अगर आपसे फर्स्ट और सेकंड देखो तो फर्स्ट और सेकंड, बाकी कुछ मत देखो, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मुझे क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगुलर बीम के तरीके से दिख रहा है ना। इसका कुछ विड्थ बी है
और डेप्थ कुछ रहा होगा, तो यहाँ से ये पैराबोलिक समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ हो जाएगा। अब उसके बाद देखना, समझना, इसी जंक्शन पे, टू टू के जंक्शन पे एक विड्थ बी है और एक विड्थ है हमारा बी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, जंक्शन पे क्या हो रहा है, विड्थ ऑफ फ्लेंज भी है, बी बहुत ज्यादा है, और दूसरा विड्थ ऑफ वेब बहुत कम है। तो जब मैं टू टू पे आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, तो मैं फ्लेंज की तरफ से आ रहा हूँ, तो मेरा shear stress कुछ कम रहेगा। बट जैसे मैं इस पे आऊंगा, मेरा बी डब्ल्यू पे आऊंगा, जैसे नीचे जाने लगेंगे, विड्थ ऑफ वेब पे आएंगे, तो विड्थ एकदम से कम हो रही है, विड्थ कम हो रही है, तो shear stress क्या होगा, एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, shear stress एकदम से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे shear stress समथिंग लाइक दिस ऐसे कुछ इंक्रीज हो जाएगा, और फिर अगेन इस शेप पे जा रहा था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट shear stress कर्व पैराबोलिक के लिए, पैराबोलिक के लिए, सॉरी इस फिगर के लिए। अब जैसे इसके लिए बना लो, ये वाला फिगर, अप्रोक्सीमेट कैसा आएगा, सेम इसी तरीके का, है ना। जैसे ये वाला ले लेते हैं, थर्ड एच बीम ले लो, एच बीम ले लिया। इसके लिए रिलेट करते जाना है इस वाले से। जैसे इस सेक्शन पे आए, हमें विड्थ सडनली इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे shear stress कम हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद विड्थ एकदम से कम हो रही है, तो shear stress बढ़ जाएगा, और फिर वापस नॉर्मली चलता रहेगा। जैसे आई सेक्शन है, इस तरीके से यह हमारा shear stress का वेरिएशन। फिफ्थ कोई और बना लो, जैसे लोग ये वाला बना लेते हैं, शेप कैसा भी आ सकता है, आपको shear stress का वेरिएशन पूछेगा, कैसा भी शेप बना देगा। इसके लिए ट्राई करो फिफ्थ वाले के लिए। इसके लिए कैसा आएगा, सेम एच सेक्शन जैसे ही आएगा। रिलेट करके देखो, क्या और बी को ऑप्शंस दे रखे होंगे, आप लोग आराम से रिलेट कर पाओगे। ये चीज आपको आनी चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस में ये, shear स्ट्रेस में ये। कंबाइंड स्ट्रेस जब आता है, तो आपको बेंडिंग मोमेंट से स्ट्रेस निकालना होता है, और shear स्ट्रेस से डाउन निकालना होता है, और फिर हमें मतलब मोड सर्कल वगैरह में डालना होता है। और उसको अगर जैसे बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर से पूछ लेता है, थ्योरी ऑफ फेलियर से व्हाट विल बी द परमिसिबल स्ट्रेस, ऐसा कुछ पूछ लेता है। ओके श्योर। यहाँ पे हमारा shear स्ट्रेस फिनिश हो गया, अप्लाई करना आ गया shear स्ट्रेस को, कि shear स्ट्रेस हमें कैसे निकालना होगा। बेंडिंग स्ट्रेस में भी इतना ही है, shear स्ट्रेस में भी इतना ही है। मोस्टली जो क्वेश्चन आपका आएगा डिफ्लेक्शन से और इससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से। बेंडिंग से shear स्ट्रेस बहुत पहले क्वेश्चन आते थे, अभी तो कुछ क्वेश्चन भी नहीं आता।
शियर स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे दो टॉपिक और हैं। टॉर्जन, टॉर्जन, ओके। टॉर्जन स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब हमने जनरल सोम पढ़ा था, कुछ कॉन्सेप्ट उसके लगते हैं, और उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा था वैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। देखो, टॉर्जन में देखना बहुत आसान है। टॉर्जन है क्या? से फॉर एग्जांपल हमें जो पढ़ना है दैट इज टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। सर्कुलर शाफ्ट का ही टॉर्जन पढ़ना है हम लोगों को। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, इसका टॉर्जन थोड़ा बड़ा कर दूं। यहाँ पे समझना, ऐसा कुछ ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है हम लोगों को, एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। टॉर्जन का मतलब क्या हो रहा है? अगर एक एंड हमारा फिक्स्ड है, हमेशा समझना, एक एंड अगर आपका फिक्स रहेगा ना, एक एंड फिक्स रहेगा, फिर इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे तभी टॉर्जन जनरेट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने दोनों तरफ से उसको फ्री रख रखा है और ऐसे रोटेट करना है तो टॉर्जन जनरेट होगा, तो नहीं होगा। दिस इज जस्ट रोलिंग, टॉर्जन नहीं हो रहा है। टॉर्जन कब होगा? एक तरफ से फिक्स्ड है और उसको आप फिर यहाँ से ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट टॉर्जन। ओके, देखो यहाँ पे इस तरीके से टॉर्जन है कुछ। ये वाली एक्सिस मान लो z एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस, ओके। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलते हैं, मान लो पॉइंट ए कुछ था यहाँ पे, जब तक टॉर्जन नहीं लगाया था ए पॉइंट कुछ यहाँ पे था। अब क्या किया है, जैसे टॉर्जन लगाया तो ये ऐसे कुछ रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो ए पॉइंट रोटेट होकर कुछ यहाँ पे आ गया, इसको बोल दो ए डैश कुछ, ठीक है। ये आर, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। मतलब जब हमने इसको टॉर्जन लगाया तो यहाँ पे ए कुछ ए डैश पे आ गया, ये कितना एंगल बनाया इसने? कुछ फाई एंगल बनाया। दिस फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब सेंटर से हम लोग जो इसको मेजर कर रहे हैं, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। ऐसे लेंथ मान लो कुछ एल लेंथ। चीजें क्लियर हो रही है? ओवरऑल जो हमारा एंगल है पूरे के पूरे बीम पे, वो क्या कहला रहा है? शियर स्ट्रेन। और ये फाई हमारे लिए क्या है? दिस फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, गामा इज शियर स्ट्रेन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा इंटू एल इक्वल टू ए इंटू ए डैश हो जाएगा, ए डैश ये डिस्टेंस हो जाएगा, गामा इंटू एल। और ऐसे ही सेम आर इंटू फाइव किसके बराबर हो जाएगा? ए डैश के, सेम ही रहेगा, ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, गामा इंटू एल और ए इंटू आर इंटू फाइव। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? गामा इंटू एल इक्वल टू आर इंटू फाइव। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा इक्वल टू आर फाइव अपॉन एल। अगर जैसे आपको इन केस गामा निकालने को बोलता है, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रक्चर, तो आपको इसको यूज करना है, ओके। अब जैसे हम लोग बेंडिंग के लिए हमने इक्वेशन देखी थी, m upon I equal to sigma upon y equal to e by r। एग्जैक्टली सेम इक्वेशन यहाँ पर भी होती है टॉर्जन। तो हम इक्वेशन लिखते हैं टॉर्जनल इक्वेशन। टॉर्जनल इक्वेशन क्या होती है? मूवमेंट की जगह आ जाता है t, i की जगह आ जाएगा ip, सिग्मा की जगह टाउ, y की जगह r, e की जगह आ जाएगा g phi by l। e by r की जगह कितना आ जाता है? g phi by l। ये गामा,
ठीक है, टाउ बाय आर इक्वल टू जी फाइव बाय एल। मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन आता है ना कैसे आता है, गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन किसके बराबर होता है, टाउ इक्वल टू जी इंटू गामा होता है, टाउ अपॉन जी इक्वल टू गामा हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, टाउ बाय जी इक्वल टू आर फाइव बाय एल। तो ये सिंपल ऐसा नहीं हो जाएगा, टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी फाइव बाय एल। तो सारा का सारा डिराइव वहां से हुआ है, डेरिवेशन वगैरह का कोई खास सेंस नहीं है। आपको क्या समझना है कि आपसे फाई की जगह, एंगल ऑफ ट्विस्ट की जगह शियर स्ट्रेन भी पूछ सकता है, तो शियर स्ट्रेन कैसे निकालोगे वो समझ लेना, कैसे निकाल रहे हैं शियर स्ट्रेन, इस एक्सप्रेशन से आप निकाल रहे हो आर फाइव बाय एल से, ठीक है। वेयर व्हाट इज आर, आर जो है हमारा रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक एक करके हर एक टर्म को लिखते हैं, वेयर T equal to torsion acting at a section, IB is polar moment of inertia, IB is polar moment of inertia। बताओ what is the axis of twisting, axis of twisting कौन सा है, ZZ axis, axis of twisting is ZZ। तो मुझे क्या चाहिए, IZZ चाहिए, that will be equal to IXX प्लस IYY। अब दोनों के दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई डी टू पावर बाय 4 बाय 64 पाई डी टू पावर 4 बाय 32, ठीक है। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बार बार, आईपी वगैरह ये क्यों है, एक्सेस ऑफ ट्विस्टिंग बार बार क्यों, ये सारा इंटरव्यू का पार्ट है। आपका रिटन पार्ट क्लियर भी हो जाएगा, इंटरव्यू में आपसे यही पूछते हैं, आपसे एक्सेस ऑफ बेंडिंग पूछेंगे, कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आईपी वगैरह हमारा आ गया, आईपी से भी डिनोट कर दो, टाउ, टाउ इज shear stress at a radial distance r, किसी भी r रेडियल डिस्टेंस पे, एट अ रेडियल डिस्टेंस r, ठीक है, किसी भी r रेडियल डिस्टेंस पे हमारा shear stress कितना है, मतलब ये हमारा shear stress का वेरिएशन होता है, ठीक है, shear stress का वेरिएशन किसी भी r डिस्टेंस पे, ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मुझे टाउ मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी r डिस्टेंस पे shear stress का वेरिएशन, shear stress की वैल्यू बताता है। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज दिस g, g is मॉड्यूलस ऑफ rigidity or shear modulus, phi is angle of twist, and L is लेंथ ऑफ शाफ्ट, L हमारे लिए क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट है। ऑलराइट, अब देखो यहां तक देख लिया, बहुत आसान है। अब सिर्फ एक टर्म को आपको और समझाना है, जैसे हम वहां पे कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, I अपॉन y इक्वल टू z, सेक्शन मॉडुलस, सेम सेक्शन मॉडुलस यहाँ पर भी आता है। इन सबको लिख लो, यहाँ पे IP अपॉन R हम लोग पढ़ेंगे, किसी का रह जाए तो बताना, मैं वेट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको मतलब रब करके आगे का पार्ट लिखता हूँ। आप लोग कभी भी इंटरव्यू में जाओ, किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि आप लोग मतलब
अभी एग्जाम्स वगैरह दे ही रहे हो, इंटरव्यू वगैरह आने लग जाए, तो वो आपसे सीधा ये पूछेंगे, टेल मी विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से। कभी भी ये नहीं बोलना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट एफएम या सोम, कभी नहीं बोलना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिक्स्ड रहेगा, योर फेवरेट सब्जेक्ट हैज टू बी सॉइल मैकेनिक्स हर बार। हमें सिलेक्शन का 80-85% चांसेस हो जाता है। सोम बोल दिया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे सॉइल में इंटरव्यू के बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं, घुमा नहीं सकते क्वेश्चन को। इसके अंदर आपको बहुत घुमा सकते हैं, टॉर्शन को वो लगा देंगे, मतलब स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर से वो आरसीसी में चले जाएंगे, और आरसीसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही होंगी इंटरव्यूज में, पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा बी स्पेसिफिक, एक सब्जेक्ट तैयार करो सॉइल मैकेनिक्स, और उसके अंदर भी यू हैव टू बी स्पेसिफिक, लाइक शेलो फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन या प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसा वो चीज बोलना। फेवरेट सब्जेक्ट में कभी ये नहीं बोलना कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर से कबाड़ा होता है। एक टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स का वो बोलना वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो सिलेक्शन होगा। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ बाय आर। टी को लिखते हैं आई पी अपॉन आर इंटू टाउ। दिस आई पी अपॉन आर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस, वापिस सेम वही। देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं फॉर सॉलिड, सॉलिड क्रॉस सेक्शन, या फिर लिखते हैं फॉर सॉलिड शाफ्ट, लिख लेते हैं इसको। ये सॉलिड शाफ्ट है, एंड दिस इज फॉर हॉलो शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट है। तो जैसे अगर मैं सॉलिड शाफ्ट लिख रहा हूँ, ये सॉलिड शाफ्ट है, यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर डी। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इसके लिए किसी पॉइंट पे, यानी स्मॉल आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस जहां पे हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, तो इसके लिए आईपी कितना आएगा, पाई डी टू पावर 4/32, और रेडियल डिस्टेंस जहां पे टाउ मैक्स आएगा। शियर स्ट्रेस कैसे बनेगा, यहीं पे बना रहा हूं इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन पे, दिस इज शियर स्ट्रेस, यहाँ पे टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d/2, तो IP बाय आर, IP बाय आर यानी z का वैल्यू कितना आएगा, दिस विल गिव पाई डी क्यूब बाय 16, ठीक है, पाई डी क्यूब बाय 16। अब अगर आपको ऐसा दे रखा है फॉर हॉलो शाफ्ट, अगर ऐसा कुछ हॉलो शाफ्ट दे रखा है, something like this, this is, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर DE, और ये हमारे लिए ये बन जाएगा इंटरनल डायमीटर DI। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन अभी भी लीनियर है, आपको सर्कुलर शाफ्ट कैसा भी दे रखा हो, अंदर हॉलो हो नहीं हो, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हमेशा कैसा रहेगा, लीनियर ही रहेगा। ओके, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस विल ऑलवेज बी लीनियर। अब यहाँ पे आईपी का वैल्यू बताओ कितना आएगा, पाई डी टू पावर 4/32 माइनस पाई डी आई टू पावर 4/32। एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर दिया, तो हमें जितना शाफ्ट बचा हुआ है उसके लिए मिल जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आर, रेडियल डिस्टेंस कितना आएगा, d0/2, रेडियल डिस्टेंस d0/2, मतलब मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नॉट d0, दिस इज d एक्सटर्नल, d/2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे z का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, कितना आएगा, पाई बाय 32 डी टू पावर 4 माइनस डी आई टू पावर 4 डिवाइडेड बाय डी बाय 2, तो ये आ जाएगा पाई बाय 16 डी टोटली में से क्या निकालेंगे, डी टू पावर 4 कॉमन निकालेंगे, ये आएगा पाई बाय 16 इंटू डी क्यूब 1 माइनस डी आई बाई डी टू होल पावर 4, यह हमारा सेक्शन मॉड्यूलस z ऑल सर्कुलर शाफ्ट के लिए, कुछ खास नहीं, उसी को बस थोड़ा सा सॉल्व किया। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, मैं भूल जाऊँ उसके पहले ये बताना है, इस आपका टेस्ट अभी पोस्टपोन किया है बिकॉज मुझको टाइम नहीं मिल रहा है। इस संडे को आपका सोम का टेस्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट जितना भी हो जाएगा मोस्टली हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट संडे आपका सोम का प्लस एफएम का एक कंबाइंड टेस्ट होगा 2 घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, मर्ज क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। सोम एफएम का नेक्स्ट संडे, ये वाला संडे डेट क्या है, 21 जून को आपको सोम का टेस्ट है, और उसके बाद में 28 जून को, 28 जून को सोम और एफएम दोनों मर्ज है, तो पढ़ाई कर देना उसी अकॉर्डिंग। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान है, टॉर्जन का एक छोटा सा पार्ट और बाकी रहेगा। क्वेश्चन करते हैं। The internal dia of a steel shaft equal to 70% of external dia. Okay. All right. ठीक है, क्वेश्चन देख लो, इसमें एक टॉपिक रह रहा है, मुझे बताना पड़ेगा। The shaft is to transmit 3500 kilowatts at 200 rpm if maximum shear stress is 50 MPa. Calculate the dia of shaft. Given length of shaft 4 meter and G equal to 80 GPa. 80 GPa नहीं, ये दे रखा है 80 MPa, ठीक है। जो भी दे रखा है डेटा, जो भी दे रखा है, ठीक है। सो GPa का MPa नहीं होता, ना कम नहीं होता, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो निकालना है मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट में निकालना है। इसमें जो पार्ट मिस हो गया था मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ पाओगे। क्वेश्चन सिर्फ लिख लो। हमारा टॉर्शन का बेसिक जो यूज आता है वो किस में आता है, पावर ट्रांसमिशन में। सिंपल सा आप लोगों को पता है पावर कैसे जनरेट होती है, जब कोई
इलेक्ट्रिकल मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है ना, तो इट विल प्रोड्यूस पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे पावर जनरेशन और यहाँ पे देखो पावर ट्रांसमिशन। जैसे यहाँ पे ऐसा समझ लो, ये कोई हमारी मोटर है और इससे एक शाफ्ट जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो शाफ्ट भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ओके। और ऊपर और नीचे मान लो देयर आर सम मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम पावर कितना जनरेट हो रहा है, पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है, वो कैसे देते हैं, 2 पाई एन टी अपॉन 60, 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60। पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू टाउ, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई एन अपॉन 60, ये सभी को पता है, वेयर एन इज स्पीड इन आरपीएम। यहाँ पे किसी आरपीएम से रोटेट कर रहा होगा, 500 आरपीएम, 600 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट, उससे रोटेट कर रहा होगा। फिर टी इज टॉर्क और टॉर्जन, और पी हमारे लिए क्या है, पावर इन वॉट्स। स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे, मतलब कि अगर टी को आप रखोगे न्यूटन मीटर में, ठीक है, तो पी हमारा जो आएगा वो किसमें आएगा, वॉट्स में। कभी भी कंफ्यूज हो जाना है न्यूटन मीटर किस में रखें, क्या रखें, एसआई यूनिट्स में रखोगे, सिंपल एसआई यूनिट्स में, तो हमेशा पावर भी किस में मिलेगी आपको, एसआई यूनिट्स में, वॉट्स में। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट पे रखा है, इट इज टू ट्रांसमिट 3500 किलोवाट्स एट 200 आरपीएम, टाउ मैक्स ये दे रखा है, कैलकुलेट द डाई ऑफ शाफ्ट। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और यहाँ इतना सी कॉन्सेप्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं है।
डाया निकालना है और एक हमें मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। टॉर्शन हमारा आ रहा है 167.197 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान रखना मैंने इसको वॉट्स में रखा है, स्टैंडर्ड यूनिट में रखा है, तो मुझे टॉर्शन भी किस में मिलेगा, स्टैंडर्ड यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किलो न्यूटन में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा, किस में आएगा, तो न्यूटन मीटर में। नहीं 27 mm नहीं आ रहा है मनीष। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, T अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ बाय आर। सिंपल सा है, ये कितना है 167.197 10 to power 6। आई पी किसके बराबर आएगा, आई पी को छोड़ो, इसको ऐसा लिखते हैं आई पी अपॉन आर इंटू टाउ 167.197 इंटू 10 to power 6। आई पी अपॉन टाउ को क्या लिख देंगे, पाई बाय 32 डी ई टू पावर 3 1 माइनस डी आई अपॉन डी नॉट टू होल पावर 4 इंटू टाउ। यही बताया था अभी हॉलो शाफ्ट के लिए सेक्शन मॉडुलस एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दो 167.197 इंटू 10 to power 6 5 by 32 d e to power 3 1 minus 0.7 to whole power 4 इंटू टाउ इज 50। तो यहाँ से डी निकल के आएगा कुछ ये आंसर आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दिस इज नॉट 32, दिस इज 16, यहाँ पर 16 32 नहीं आएगा, 16 आएगा,
इसलिए गड़बड़ होगा। ये आ रहा है 281.98 है हमारा एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब ओवरऑल डायमीटर। एक्सटर्नल आ गया, इंटरनल निकालने को बोलता है, तो 0.7 टाइम्स 281.9, तो दोनों डायमीटर आते हैं 197.39 एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर, ये दोनों आ गए। लास्टली बस निकालना है व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट फाई निकालना है, तो क्या यूज कर सकते हैं, टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी फाई बाई एल। सीधा यहाँ से फाई निकाल लेंगे। टाउ कितना दे रखा 50, व्हाट विल बी द डिस्टेंस 281.98 डिवाइड बाय 2। जी मुझे दे रखा है 80 जीपीए, 80 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय लेंथ इज 4 मीटर, दैट इज 4000 mm। वैसे फाइन निकल के आएगा। जीरो 0.01773 रेडियंस। हाँ, इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, वो ये है, अगर आपको ये दे रखा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर एग्जांपल 10 डिग्रीज दे रखा है, इफ एंगल ऑफ ट्विस्ट किसी क्वेश्चन में दे रखा है 10 डिग्री, तो आपको हमें फाई की जगह 10 नहीं रखना है, ठीक है। फाई हमेशा किस में रहेगा, इट विल बी ऑलवेज बी इन रेडियंस, रेडियंस में रखना है फाई को हमेशा। बस ये सिंपल सा पार्ट है, कुछ खास नहीं है। कल इसके थोड़े और न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोस्टली हमारा इसके बाद कॉलम्स बाकी रह रहा है, बहुत छोटा सा है, जैसा टॉर्जन है वैसे ही कॉलम है, छोटा सा पार्ट है। कॉलम के अंदर स्ट्रेन एनर्जी वगैरह थोड़ा सा वो देखना है। फिर मिसलिनियस टॉपिक्स में बस कुछ रिलेशंस देखना है, हूप स्ट्रेस के, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बस फॉर्मूले देखना है डायरेक्टली। मैकेनिकल के पोर्शन का है, सिविल के पोर्शन का नहीं है।